Hello everyone, welcome to my channel Literature Learners. I request you all to watch the video till end and do like and subscribe the channel for regular updates. Today we will learn about a novel named Untouchables which is written by Mulkraj Anand. So let's start with the introduction of the novel. The novel is written by an Indian novelist Mulkraj Anand and the novel is written in 1935. तो ये बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि इस नॉवल की वजह से मुल्कराज आनंद को बहुत फेम मिला था। वो इंडिया के एक लीडिंग इंग्लिश ऑथर माने गए थे इस नॉवल के बाद। ये जो नॉवल है ये इनकी खुद की आंटी के एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है। वो एक मुस्लिम फैमिली के घर पे खाना खा के आई, तो उसके बाद उनकी फैमिली ने, जो इनकी आंटी की फैमिली थी, उन्होंने उनके साथ बहुत अलग से बिहेव किया कि तुम एक नीची लोअर कास्ट के साथ खाना खाकर आए हो और तुम अब हमारे साथ नहीं बैठ सकते, या पहले नहा कर आओ, और ये सब जो हम एक जनरली एक हिंदू फैमिलीज में देखते हैं कि आजकल भी होता है। और ये नॉवल जो है ये अनटचेबिलिटी के ऊपर है। द नॉवल इज अबाउट द घास्टली इविल ऑफ अनटचेबिलिटी विच इज किलिंग आवर सोसाइटी। तो ये हमें भी पता है कि आज के टाइम पे भी था, जबकि हमारी कंट्री को फ्री हुए हुए इतना टाइम हो गया, बट स्टिल हमारी कंट्री से अनटचेबिलिटी कहीं नहीं गई है। तो ये नॉवल इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी थीम के ऊपर बेस्ड है कि आज भी कैसे हमारे माइंड में अनटचेबिलिटी का जो एक भूत है ये खत्म करता जा रहा है हमारी सोसाइटी को। Before starting the novel, I would like to tell you people about a preface written by E.M. Forster in this novel. E.M. Forster ने इस नॉवल के लिए एक प्रीफेस लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा, The sweeper is worse off than a slave, for the slave may change his master and his duties and may even become free. But the sweeper is bound forever, born into a state from which he cannot escape, and where he is excluded from social intercourse and the consolations of his religion. उन्होंने कहा कि एक स्वीपर जो है, जो भंगी है, उसकी हालत एक गुलाम से भी खराब है। गुलाम कभी भी अपना मास्टर बदल सकता है, अपनी ड्यूटीज चेंज कर सकता है, चाहे तो आजाद भी हो सकता है, लेकिन एक भंगी वो एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसी कास्ट में पैदा हुआ है जहां से वो कभी एस्केप नहीं कर सकता, जहां से वो कभी भाग नहीं सकता। और जिस कास्ट में पैदा होने की वजह से उसे सोसाइटी से, उसके रिलीजन से हमेशा दूर रखा गया है। क्यों? क्योंकि अगर वो भागना चाहे भी तब भी वो अपनी कास्ट, अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता। लोग उसको ये कहेंगे ये तो जात से ही भंगी है। तो चलिए लेट्स बिगिन दी नॉवल। अनटचेबल जो एक नॉवल है वो बाखा के बारे में है। बाखा जो है इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट है, एक स्वीपर है, भंगी है। तो इस नॉवल की शुरुआत होती है एक ऑटम मॉर्निंग से। अभी बहुत सुबह होती है, सूरज भी नहीं निकला होता। बाखा जो है वो सपनों में खोया हुआ होता है। वो अपने बेड पे होता है। वो ये सोचता है कि जब उसकी माँ थी उसके लिए सुबह सुबह चाय बना के उसको देती थी, बहुत प्यार करती थी उसे, जिससे वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाता था। उसके लिए गरम गरम रोटियां बना के देती थी उसको, तब कोई काम नहीं करना पड़ता था। वो इन सब चीजों को सोच रहा होता है, तभी उसको एक बाहर से आवाज सुनाई देती है, ओए बखिया, ओए बखिया, और आके मेरे लिए एक टॉयलेट साफ करो। ये आवाज जो होती है चरत सिंह की होती है। हवलदार होते हैं वो आर्मी में, चरत सिंह, और 38th रेजिमेंट के फेमस हॉकी प्लेयर भी हैं। चरत सिंह जो है उसको पाइल्स की बीमारी है, तो वो बखिया को कहता है कि मेरी जो बीमारी का कारण है वो तुम हो, क्योंकि तुम ढंग से साफ सफाई नहीं रखते। तो बाखा को जैसी उसकी आवाज सुनाई देती है वो जल्दी से भाग के बाहर जाता है और उसके लिए एक टॉयलेट साफ कर देता है। चरत सिंह बाखा के काम से बहुत खुश होता है, तो उसको कहता है आज शाम को तुम आके मुझसे एक हॉकी स्टिक ले जाना, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो बाखा इस चीज पे बहुत खुश होता है और फिर वो क्या करता है, बाखा का जो काम है वो ये है कि वो कैंट के 3 पब्लिक रोज के टॉयलेट साफ करता है। वो ये दिन में 4 बारी करता है। तो अब जब वो अपना आखिरी 4th प्रोसेस राउंड कंप्लीट करके वापस घर गया, बहुत थक चुका था वो, तो उसके फादर ने, उनके फादर है लाखा। लाखा जो है बाखा के पिताजी हैं और वहां के जितने भी भंगी है उसके जमादार हैं, मतलब हेड हैं। तो उसको कहते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज टाउन में जाके सफाई तुम करे हो। तो बाखा क्या करता है, वो वहां टाउन में जाता है। वहां पे जाके वो एक मिठाई की दुकान देखता है, वहां उससे जलेबी ले लेता है।
बाका वो जलेबी के टेस्ट में इतना खो जाता है कि वो ध्यान ही नहीं देता उसने गलती से एक हिंदू आदमी को टच कर दिया। वो हिंदू आदमी उस पे बहुत तेज चिल्लाता है और उसको थप्पड़ मारता है कि तुमने मुझे टच कर दिया, तुमने मुझे गंदा कर दिया, दूषित कर दिया, अब मुझे घर जाके दोबारा नहाना पड़ेगा। तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, तुमने आने से पहले हमें बताया क्यों नहीं, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आ रहा हूँ। बाका अपोलॉजी में अपने हाथ जोड़ता है, उनसे माफी मांगता है, पर कोई नहीं सुनता। सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और बाका पे चिल्लाने लगती है। तभी वहां पे मोहम्मद टांगे वाला आता है। मोहम्मद टांगे वाला जो है वो वहां से उसको मार्केट में से ले जाता है, बाका को। अब बाका ये सोचता है कि कितनी वर्स्ट कंडीशन है हमारी, कि गलती से अगर मैंने किसी को टच कर दिया तो ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और उसको घर जाके नहाना पड़ेगा। तो क्या करता है, वहां से निकलता है और चिल्लाने लगता है, पॉश पॉश स्वीपर कमिंग, पॉश पॉश स्वीपर कमिंग। अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो ये सोचता है कि क्यों ये हिंदू लोग ही ऐसा करते हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स तो हमसे ऐसी कोई भी बदतमीजी नहीं करते, उनको तो हमें टच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सोचता है कि हिंदू हैं जो हमें, क्योंकि कुएं से पानी भी नहीं निकालने देते। जब कोई हिंदू, उनको अनटचेबल जो थे वहां के टाउन के कैंट के, उनको उसको एक ही कुआं था गांव में, वहां से पानी निकालने की भी मनाही थी। जब कोई हिंदू आता था, उसको उन पे तरस आता था, तो वो उनके जो पॉट होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, उसमें पानी डाल देता था। अदरवाइज वो वहीं रहते थे, पूरा दिन वेट करते रहते थे कि कोई आएगा और हमारे इन मटकों में पानी भर के जाएगा। अब वो क्या करता है, इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसको एक मंदिर दिखता है। अब उसको क्यूरोसिटी होती है जानने की अंदर क्या है। वो मंदिर में जाता है, क्योंकि इन लोगों को मंदिर में जाने की भी अनुमति नहीं होती, अलाउड नहीं होता इन लोगों को मंदिर में जाना। वो देखता है कि अंदर कोई एक अजीब सी मूर्ति रखी है। वो थोड़ा सा सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है, हाथ जोड़ता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड। वो डर जाता है कि कहीं मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा इसलिए तो सब मुझ पे नहीं चिल्ला रहे। तभी वो देखता है उसकी बहन सोहिनी, वो भागती हुई आती है। तो सोहिनी उसे बताती है कि जब वो प्रीस्ट के घर की, यानी जो प्रीस्ट कौन है, पंडित कालीनाथ, मंदिर के पंडित हैं, इनकी लेबोरेटरी साफ कर रही थी, तभी पंडित कालीनाथ ने इसे छूने की कोशिश करी, इससे बदतमीजी करने की कोशिश करी, और जब ये चिल्लाई तो वो अपने घर से बाहर आके चिल्लाने लग गया कि इस लड़की ने मुझे छुआ है, इस लड़की ने मुझे दूषित कर दिया है, मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि ये नीची जात की है। अब वो क्या करता है, कुछ कर तो सकता है नहीं, मरता क्या ना करता। बेचारा अपनी बहन को लेके वहां से चला जाता है और सोचता है काश मेरी बहन इतनी खूबसूरत ना होती। अब वो अब सोहिनी को घर भेज देता है और कहता है कि मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ। तो वो सिल्वर स्मिथ कॉलोनी में जाता है, वहां पे जाके चिल्लाने लगता है, ब्रेड फॉर द स्वीपर, भंगी के लिए खाना दे दो। अब वो थकता हुआ, परेशान होता हुआ, जब उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता, उसको कोई जवाब नहीं देता, कोई उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता, तो वहीं पे एक घर के दरवाजे पे वो बैठ जाता है और उसको पता ही नहीं चलता उसको कब नींद आ गई। तभी एक आवाज आती है, अलग अलग करके। वो एक पंडित होता है जो खाने के लिए घर घर भटक रहा होता है। तो उसी जिस घर के बाहर बाका सो रहा होता है, उस घर की औरत बाहर आती है और देखती है कि एक भंगी मेरे घर के दरवाजे पे सोया हुआ है। तो उसको बहुत जोर से चिल्लाती है, कहती तुमने मेरा पूरा घर गंदा कर दिया, मुझे यहाँ साफ करना पड़ेगा, तुम भाग जाओ यहाँ से। जैसे ही बाका उससे कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो वो बहुत ही बुरी तरह से उसके मुंह पे एक रोटी फेंक के मारती है, कहती है तुम जाओ यहाँ से। अब बाका निराश होता हुआ घर पहुंचता है, जाके अपने फादर लाखा को सारी चीजें बताता है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी लाखा उसे कहता है कि उसमें गुस्सा वो ना करे, क्योंकि जब बाका छोटा था उसको बहुत बीमार हो गया था वो, तभी हकीम जो थे वो उनके घर आके, एक नीची जात के घर आके उसका इलाज करके गए थे और तुम्हें मरते मरते बचाया था। अब तभी जब वो तीनों बैठे होते हैं, बाका, लाखा और सोहिनी, तभी राखा आ जाता है। राखा जो है बाका का छोटा भाई है। वो खाने के लिए कुछ लेकर आता है। अब जैसे ही वो सब उसमें से खा रहे होते हैं, तभी बाका एकदम से रुक जाता है। उसके हाथ में कुछ चिपचिपी चीज आती है उन रोटियों के बीच में। अब उसे लगता है ये किसी की झूठी रोटी है जो किसी ने अपने मुंह से निकाल के इसमें रख दी और हमें दे दी। उसका मन बहुत खराब हो जाता है। वो वहां से उठ के चला जाता है। वहां से उठ के वो अपने दोस्त रामचरण और छोटा के पास चला जाता है। अब रामचरण जो है वो एक वॉशरमैन है, धोबी है, इसलिए वो अपने आप को ऊंची जात समझता है। और छोटा जो है वो एक लेदर, जो चमड़े का काम करते हैं, वो है। तो वो अब लाखा, वो अपने आप को बाखा से ऊंचा समझता है। तो अब क्या होता है, ये तीनों जाते हैं
हॉकी लेने उससे, चरत सिंह से। अब चरत सिंह के घर पे ये हॉकी लेने जाते हैं। चरत सिंह बहुत ही अच्छे से इनको बैठाता है, चाय ऑफर करता है और उसे वो हॉकी स्टिक भी दे देता है। तब क्या होता है, बाघा उसकी इस जेनरोसिटी से बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि चलो कोई तो है जो हमें अच्छे से ट्रीट करता है। अब वो वहां पे जाके क्या होता है फ्रेंड्स, खेलने लगता है हॉकी एक अपर कास्ट लोगों के साथ। तो वहीं पे किसी अपर कास्ट को चोट लग जाती है। तो तब भी क्या होता है, वो उसको चोट में उसके अपर कास्ट जो लड़का होता है बाघा, उसको उसके घर छोड़ने जाता है। तो उसकी माँ इसी पे चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया और तुम नीची जात ऐसे ही होते हो, वगैरह वगैरह। अब वो क्या करता है, परेशान होता हुआ बेचारा अपनी हॉकी स्टिक वहीं पे छुपा देता है झाड़ियों में और घर चला जाता है। अब वो जैसे ही घर पहुंचता है तो वहां पे लाखा, उसका बाप और उसका छोटा भाई उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, अपना एक भी काम ढंग से नहीं करते तुम, और पूरे दिन इधर उधर भटकते रहते हो। तो बेचारा परेशान होता, कहता है इस बेकार जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अब वो इतने बेकार परेशान मूड में क्या करता है, जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां पे कौन आता है, कर्नल हचिंसन। कर्नल हचिंसन जो होते हैं वो साल्वेशन आर्मी के चीफ होते हैं। साल्वेशन आर्मी वो है जो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करती है। तो वो बाखा से बात करते हैं कि चलो भाई तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, मैं तुम्हें क्रिश्चियन, अगर तुम हो जाओगे तो यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं होता, क्रिश्चियनिटी में सब बराबर है। लेकिन तभी क्या होता है, कर्नल की जो वाइफ आती है वो उस पर चिल्लाने लगती है और वो बाखा पे भी चिल्लाने लगती है। तो वो बाखा देखता है कि ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जहाँ पे ऊंच नीच ना होती हो। तो अगर मैं क्रिश्चियन बन भी जाऊंगा तो ये भी लोग मुझसे ऐसा ही व्यवहार करेंगे, इसलिए वो छोड़ देता है। वो वहां से जैसे ही निकल होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, महात्मा गांधी की जय। अब वो ये सोचता है ये कौन है, पूरी भीड़ कहाँ जा रही है। तो वो भी भीड़ के पीछे पीछे चला जाता है। अब क्या होता है, वो भीड़ के पीछे पीछे गोल बाग पहुंचता है और देखता है कि वहां पे महात्मा गांधी जो है अपनी स्पीच दे रहे हैं। अब महात्मा गांधी की स्पीच सुनते सुनते वहां पे वो एक आदमी, एक यंग पोएट होता है, इकबाल नाथ सराशर, वो उसकी बात सुनता है कि वो बात कर रहा होता है फ्लश सिस्टम के बारे में, जिससे कि अगर फ्लश सिस्टम आ गया इंडिया के अंदर तो उससे ये जो टॉयलेट क्लीनिंग का काम है ये इनको नहीं करना पड़ेगा। तो बाखा जो होता है वो बहुत पजल हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर होता क्या है फ्लश सिस्टम उसको, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। बट स्टिल उसके मन में एक होप पैदा हो जाता है कि चलो शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। वो भागता हुआ जाता है घर पे, अपने फादर को बताता है महात्मा और मशीन के बारे में। और इन्हीं ख्यालों में वो खो जाता है, सो जाता है, सोचने लगता है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है, बाखा यही सोचते सोचते कि शायद उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा कभी, तो यही सोचते सोचते वो सो जाता है। और ये आप ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे जो मैं कह रही हूँ, कि बाखा जो है वो इनसे, जो साहब लोग हैं, इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, क्योंकि उसने कुछ टाइम रेजिमेंट में भी काम किया था। तो बाखा क्या करता है, वो सारे जो अपने इतने सारे कपड़े हैं वो उन साहिब से कॉपी करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, वो उन जो वाइट साहिब्स हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। बाखा के जो पिताजी हैं उसके इस फिजूल खर्च पे बहुत गुस्सा भी करते हैं। और बाखा क्या करता है, अपने आप को बिल्कुल इन ब्रिटिशर्स की तरह तैयार कर लेता है अपने आप को। तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे पिलपिली साहिब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पिलपिली साहिब। और ये बाखा को खुद भी पता होता है कि उसके सिर्फ कपड़े इंग्लिश हैं, बाकी उसकी जिंदगी में कुछ भी और इंग्लिश जैसा कुछ भी नहीं है। आखा की लाइफ का ये एक दिन ऐसे ही बीत जाता है, और आगे आने वाले न जाने कितने ही दिन उसके ऐसे ही बीतेंगे, जब तक या तो इंडिया में फ्लश सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस हो जाता, या फिर ये अनटचेबिलिटी नहीं खत्म हो जाती, या फिर इसके अंदर वो जो एक ऑप्शन दिया गया है नॉवल के अंदर कि वो क्रिश्चियनिटी में नहीं कन्वर्ट हो जाता। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ वो कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।